नमस्कार दोस्तों, सोरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण शास्त्र का ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी लोग से बनने वाला है, क्योंकि इन क्वेश्चन में जो है ना ही कोई थ्योरी ना ही कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला है। बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड निर्भर करता है कि आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो है इस सभी क्वेश्चन से आप लोग रूबरू हो चुके हैं। आप लोग ग्रेजुएशन करके तब बीएड करने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। और देखिए कि इस 20 क्वेश्चन में आप लोगों को कितना बनता है, और आप लोग हमें कमेंट करके भी बताइए। चाहे 20 नंबर में जितना ही आए, 10 12 15 जो ही आए, आप कमेंट करके बताइए और हम सभी स्टूडेंट के कमेंट का फीडबैक देते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ऑप्शन में है शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना, कक्षा में व्याख्यान देना, बच्चों की देखभाल करना, छात्रों का मूल्यांकन। तो देखिए शिक्षक का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, तो शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। शिक्षण कार्य व्यवस्थित करने का मतलब है कि देखिए विद्यालय के अंदर शिक्षक का सबसे पहला काम क्या होता है कि उनका जो है शिक्षण कौशल यानी शिक्षण शैली सबसे अच्छा होना चाहिए। यानी वो सभी बच्चों को समान दृष्टि से देखे। अगर कोई बच्चा उनसे सवाल पूछता है तो वह जो है आक्रामक रूप से उनके साथ व्यवहार नहीं करे, उनसे शांति से पूछे, उनके प्रश्नों का जवाब दे। या फिर हो गया कभी पक्षपाती ना करे, ना ही कोई गरीब बच्चा है या अमीर बच्चा उसके बीच पक्षपाती ना करे। यानी शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो आदर्शवादी होना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए, किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में पेड़ पौधे लगाने से लाभ है। तो ऑप्शन में पर्यावरण की स्वच्छता, विद्यालय साफ सुथरा, वनों में वृद्धि, स्वच्छता। तो देखिए विद्यालय में जो है पेड़ पौधे लगाने का लाभ क्या होता है, तो विद्यालय जो है साफ सुथरा रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पेड़ पौधा जो है विद्यालय के भौतिक संसाधन का भाग है। क्योंकि आपको बता देते हैं विद्यालय में दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक मानवीय संसाधन, एक भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन में आ जाते हैं आपको शिक्षक हो गया, कोई कर्मचारी हो गया या सफाई कर्मी है, यानी जितने आदमी वहाँ होते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी ग्रुप डी पोस्ट से लेके या ग्रुप ए पोस्ट तक हो। ठीक है, प्रिंसिपल से लेके यानी आपको सफाई कर्मी तक जितने भी है वह सभी मानवीय संसाधन है, या चाहे छात्र हो छात्रा हो, ये सभी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए भौतिक संसाधन में क्या सब आता है, जैसे विद्यालय का भवन हो गया, विद्यालय की चार दीवारी हो गया, खेल का मैदान हो गया, या आपको पेड़ पौधा हो गया, श्याम पट हो गया, चौक हो गया, ये सभी जो है भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन विद्यालय संबंधित मानवीय संसाधन है। तो ऑप्शन में श्यामपट, कमरा, कर्मचारी, पुस्तकालय। जैसा कि आपको बता दिए ऊपर कि मानवीय संसाधन के अंतर्गत आदमी, चाहे वो कर्मचारी हो या प्रिंसिपल हो या शिक्षक हो या छात्र छात्रा हो या आपको कोई क्या कहते हैं ग्रुप डी लेवल का आदमी हो, सफाई करने वाला, यह सभी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मचारी हो जाएगा। यानी जो है कर्मचारी जो होता है विद्यालय का जो है मानवीय संसाधन होता है। उसके बाद जितने भी ऑप्शन में श्यामपट हो गया, कमरा हो गया या पुस्तकालय हो गया, यह सभी जो है भौतिक संसाधन है विद्यालय में। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था हमारे दैनिक दक्षता में वृद्धि करने का केंद्र है। तो ऑप्शन में खेल का मैदान, विद्यालय, प्रयोगशाला, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दैनिक दक्षता यानी जो है आपके दैनिक जो रोज का जीवन है उसमें विकास लाने का कार्य कौन करता है, तो आपको विद्यालय के द्वारा जो है बच्चों के दैनिक जीवन में जो है विकास लाने का कार्य किया जाता है। क्योंकि माता पिता आपके विकास के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही जो है आपको यानी बच्चे को जो है विद्यालय भेजते हैं। अब अगला प्रश्न है कि छात्रों के चरित्र का निर्माण करना किसका उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन में राजनेताओं का, अध्यापकों का, समाज का, परिवार का। तो देखिए छात्रों को जो है चरित्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अच्छा चरित्र या आपको अच्छा व्यवहार के लिए या आपका जीवन कौशल अच्छा हो, उसी के लिए जो है बच्चे को माता पिता जो है विद्यालय भेजते हैं। नहीं तो क्या जरूरी था, क्योंकि देखिए मूर्ख आदमी भी जी सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो विद्यालय गया है, जो अक्षर लिखना जानता है वही अच्छा जीवन जी सकता है। आदमी देखिए कि जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं वो भी जीते हैं, मगर देखिएगा जो जिसको जो है अक्षर का ज्ञान नहीं रहेगा वो देखिए गांव में सबसे मूर्ख होता है, किसी बात में अपना टांग अड़ा देगा, मूर्खतापूर्ण बात करता है। तो इसी सब को बदलाव के चलते जो है माता पिता अपने बच्चे को जो है विद्यालय भेजते हैं अध्यापक के पास। अब अगला प्रश्न है कि भारत में बेसिक शिक्षा पर बल किसने दिया था।
तो ऑप्शन में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बेसिक शिक्षा यानी जो है प्राइमरी शिक्षा की बात कही गई है। तो देखिए बेसिक शिक्षा की बात जो है एडुकेशन क्षेत्र में जो है महात्मा गांधी ने किया था। आपको बता देते हैं कि कोठारी आयोग जो बना था 29 जुलाई 1964 को, वह जो है काम करना कब शुरू किया था, तो महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर 1964 को काम करना शुरू किया था। क्योंकि महात्मा गांधी का सपना था कि सभी को जो है बेसिक शिक्षा प्राप्त हो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कमरे की भौतिक बनावट और आकार कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन में अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक छोटा, बच्चों की संख्या के अनुरूप, सामान्य आकार का। तो देखिए कमरों की जो है भौतिक बनावट होना चाहिए बच्चों की संख्या के अनुपात का, यानी उसके अनुरूप या अनुपात का। अब देखिए बच्चा है यानी 40, अब आप बनाइएगा मात्र 5 बच्चा का बैठने वाला, तो फिर वहाँ जो है शिक्षा के अनुकूल उनको मापदंड पे आप खड़ा नहीं उतर रहे हैं, या फिर जो विद्यालय का वातावरण में जो भी मानक दंड पे खड़ा होता है उस पर जो है वो यानी कमरा खड़ा नहीं उतरेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है भौतिक बनावट कैसा होना चाहिए विद्यालय का यानी ये कक्ष का, तो बच्चों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सामान्य स्कूल व्यवस्था में शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन में समर्थ बच्चों को, असमर्थ बच्चों को, समर्थ तथा असमर्थ दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामान्य स्कूल की बात थी, यानी जो है देखिए सरकारी स्कूल की यहाँ बात करते हैं। तो सामान्य स्कूल का मतलब हो गया सरकारी स्कूल, जहाँ सभी धर्म के बच्चे हो, गरीब अमीर सभी बच्चा जाता है, ये सामान्य स्कूल के अंतर्गत आता है। तो देखिए सामान्य स्कूल व्यवस्था में जो है शिक्षा समर्थ तथा असमर्थ दोनों बच्चों को दी जाती है, यानी गरीब हो या अमीर हो या अति पिछड़ा वर्ग को हो या कोई जो है जनरल जाति का हो, सभी बच्चे को जो है शिक्षा दी जाती है वहाँ पर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों में कौन सा मिली नहीं है। तो ऑप्शन में कक्षा, पुस्तकालय, खेल का मैदान, शिक्षक। तो देखिए विद्यालय के जो है भौतिक संसाधन में कौन सम्मिलित, देखिए यहाँ जो है सम्मिलित होगा, ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए विद्यालय के जो है भौतिक संसाधन में कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन में कक्षा, पुस्तकालय, खेल का मैदान, शिक्षक। तो देखिए शिक्षक जो है मानवीय संसाधन के अंतर्गत आता है, आपको ये तो पता ही होगा, ऊपर में कई बार हम बता चुके हैं। उसके बाद जितना भी है कक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, खेल का मैदान हो गया, यह सभी जो है भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। अब अगला प्रश्न है कि बाल्य अवस्था की अवधि होती है। तो ऑप्शन में 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। तो देखिए बाल्य अवस्था की अवधि जो होती है 6 से 12 वर्ष होती है। उसके बाद देखिए अवस्था जो है बालक का 3 अवस्था होता है, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो देखिए शिशुअवस्था जो होता है 0 से 6 वर्ष होता है, और बाल्यावस्था जैसे कि आप लोग को पता चल गया 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष। आपको देखिए शिशुअवस्था जो 0 से 6 वर्ष होता है यह जो है नूतन काल कहलाता है। उसके बाद देखिए यह जो है आपको संवेग अवस्था की काल कहलाता है, यानी बाल्यावस्था। उसके बाद जो है 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था जो है आपको तूफानी अवस्था कहलाता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत यानी शरीर में उभार आता है, लड़की में हो या लड़का में हो, सेक्सुअल यानी हार्मोन का स्रावन होना या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, यह सभी जो है इस अवस्था का लक्षण है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। तो ऑप्शन में विद्यालय का मैदान, विद्यालय की इमारत, श्यामपट्ट, यह सभी। तो देखिए विद्यालय को जो है प्रभावशाली बनाने हेतु इन सभी की जरूरी होता है, क्योंकि देखिए विद्यालय में जो है विद्यालय का एक मैदान भी होना चाहिए, विद्यालय की इमारत भी होना चाहिए, श्यामपट्ट होना चाहिए, यानी यह सभी चीज़ जरूरी है शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में है कक्षा कार्यसूची, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान। तो देखिए विद्यालय का जो है हृदय कहा जाता है पुस्तकालय को। अब आपको बता देते हैं कि देखिए पुस्तकालय जो है इसको बहुत सारे नामों से जान सकते हैं, जैसे देखिए सूचना कक्ष हो गया, प्रदर्शन कक्ष हो गया या संग्रह कक्ष हो गया, यह सभी जो है पुस्तकालय का उपनाम है। क्योंकि देखिए विद्यालय में कोई बुक हो गया, पुराना हिस्ट्री का हो गया, ज्योग्राफी का हो गया, यह सब भी रखा रहता है, या कोई पेंटिंग हो गया, यह सभी पुस्तकालय में रहता है, या आपको न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, यह सभी सूचना के लिए पुस्तकालय में रखा जाता है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्कूल परिसर से जल की निकासी क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन में पानी का जवाब ना हो, बीमारियां ना फैले, साफ सफाई रहे, उपरोक्त सभी। तो देखिए स्कूल में जो है
जल की निकासी क्यों आवश्यक है, तो यह उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि देखिए जल की निकासी से जो है विद्यालय प्रांगण में जो है पानी का जमाव नहीं होगा, बीमारियां ना फैलेगा, और जो है विद्यालय का वातावरण वहाँ का स्वच्छ रहेगा, यानी साफ सफाई रहेगा। तो देखिए आप लोगों को यह क्लास कैसा लगता हो, अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट की जरूरी है। और जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए होंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करवाते हैं। तो देखिए जैसा कि हम बोले, प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और हम देखिए रेगुलर इसी तरह आप लोगों के लिए क्लास लेके आते रहेंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन में पटना, रोहतास, समस्तीपुर, भागलपुर। तो देखिए बिहार के जो है रोहतास जिला में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, चाहे वो पुरुष का हो या महिला का हो, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा संविधान की किस सूची में है, तो ऑप्शन में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो देखिए शिक्षा जो है संविधान के समवर्ती सूची में आता है। अब देखिए समवर्ती सूची का मतलब क्या हो गया, तो देखिए सबसे पहले ऊपर बताते हैं कि देखिए संघ सूची का मतलब हो गया कि जिसमें जो है पूरा हक केंद्र सरकार का हो, यानी जितना भी खर्च आएगा उसका पूरा जो है भार उठाएगा केंद्र सरकार। और उसके बाद राज्य सूची का मतलब हो गया कि शिक्षा में जितना भी चाहे कोई भी चीज़ राज्य सूची में आता है, चाहे कृषि हो या वन हो। देखिए वन तो समवर्ती सूची में आता है, चाहे पशुपालन हो, यह सभी राज्य सूची में जैसे आता है। तो इस सब का खर्च कौन उठाता है, तो राज्य उठाता है। उसके बाद देखिए जैसा कि शिक्षा है समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची का मतलब हो गया कि दोनों मिलके उठाता है, या केंद्र और राज्य दोनों जो है कुछ अनुपात में इसका खर्च उठाता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए क्या होना अनिवार्य है, तो ऑप्शन में शिक्षक कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला। तो देखिए विद्यालय कार्यों को जो है सुचारू रूप से संचालन के लिए क्या होना चाहिए, तो कार्यालय, जिसे आप इंग्लिश में ऑफिस कहते हैं ना, कि विद्यालय में ऑफिस में प्रिंसिपल बैठते हैं। तो विद्यालय को जो है संचालन के लिए क्या होना चाहिए, कार्यालय की आवश्यकता होती है, यानी ऑफिस का होना जरूरी है। अब अगला प्रश्न है कि विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता क्यों होती है, तो ऑप्शन में सुंदरता के लिए, स्वच्छता के लिए, जागरूकता के लिए, मल मूत्र त्याग करने हेतु। तो देखिए विद्यालय में जो है शौचालय की आवश्यकता क्यों होती है, तो मल मूत्र त्याग करने हेतु। और आपको यह भी पूछेगा कि शौचालय विद्यालय में कहाँ होना चाहिए, तो देखिए शौचालय जो है विद्यालय भवन के सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और विद्यालय जिसमें देखिए ये शौचालय में उचित पानी की भी व्यवस्था होना चाहिए। यानी बहुत सारे ये क्वेश्चन जो भी है आप लोग से खुद से बनने वाला है, क्योंकि आप लोग इस सब से निकल चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। क्योंकि देखिए आप लोग बहुत सारे यानी प्राइमरी स्कूल से लेके अभी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, तो आप लोग को यह सभी बातों का अनुभव होगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यालय भवन में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन में छात्रावास भवन, प्रयोगशाला, श्यामपट, नेशनल हाईवे। तो देखिए विद्यालय भवन में जो है नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है शामिल नहीं किया जाता है। उसके अलावा जितना भी है छात्रावास भवन हो गया, प्रयोगशाला हो गया, श्यामपट हो गया, यह सभी जो है विद्यालय भवन का भाग है, यानी विद्यालय भवन में ये सब रहना चाहिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि विद्यालय में यौन शोषण किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन में परिचित छात्र के द्वारा, प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा, अजनबी के द्वारा, शिक्षक, कोच या अन्य के द्वारा। तो आपको बता देते हैं कि विद्यालय में यौन शोषण जो है इन सभी के द्वारा होता है, ठीक है। परिचित छात्र हो या प्रेमी हो या प्रेमिका हो, अजनबी के द्वारा हो या शिक्षक, कोच या अन्य जितने भी है, इन सभी के द्वारा जो है शोषण होता है, ठीक है। आपको बता देते हैं कि कनेक्टिकल अध्ययन के अनुसार जो है एक रिपोर्ट आया है, जिसमें देखिए ये परिचित के द्वारा जो है यौन शोषण जो है 35% होता है, और एक प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा, यानी कोई आपका मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़का से प्रेम करता है, खासकर उसके द्वारा, उसके प्रेमी के द्वारा जो है 12% यौन शोषण होता है। उसके बाद देखिए एक अजनबी के द्वारा जो है 9% यौन शोषण होता है विद्यालय में। उसके बाद देखिए शिक्षक के द्वारा भी, कोच या अन्य के द्वारा भी यौन शोषण जो है लगभग 4% होता है। आपको बता दें कि यौन शोषण में देखिए क्या सब होता है, जैसे कि देखिए क्या होता है ना कि कोई गले लगाने की मांग करना, मान लीजिए कोई किसी
किसी लड़की पे उपकार कर दिया तो उसे कहता है कि एक बार आके गले लग जाओ, या लाभ या उपकार के बदले सेक्स के लिए पूछना, यह सब, या अवांछित स्पर्श सहित अनावश्यक शारीरिक संपर्क बनाना, या लड़कियों के प्रति जो है अपमानजनक भाषा का उपयोग करना, यह सभी जो है यौन शोषण विद्यालय में होता है। यह हम नहीं, यह मनोवैज्ञानिक का रिपोर्ट कहता है। और देखिए आप लोग सोचिए कि सर आप लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, यानी पूरा ये चीज़, तो देखिए आपका ये जो है एडुकेशन साइकोलॉजी का भाग है, आप कल को जाके बीएड में यही सब पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग से यह सभी क्वेश्चन बढ़ना चाहिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन है पक्षपाती, आक्रामक, शांति से बैठने वाला, आदर्शवादी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग से बनना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में जो है हम शुरुआत में ही कुछ बता दिए थे। अगर आप लोग पकड़ने वाले होंगे तो आप लोग आंसर दे सकते हैं और आप लोग से यह क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो प्लीज़ फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।